पेड़-पौधे मानव जीवन का आधार हैं। जीवन जीने के लिए ऑक्सीजन की बात करें या दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली अनेक वस्तुएँ, जो सभी हमें इस प्रकृति की जो संपदा है, जो रिच एक संपदा है, वहाँ से मिलती हैं। पेड़-पौधों के बिना जीवन की कल्पना भी मुश्किल है। तो ऐसे ही अलग-अलग इकोसिस्टम जो इस धरती के साथ हैं या धरती पूरा जो एक इकोसिस्टम है, इसमें अगर मानव के सामने कई समस्याएँ हैं, तो उनसे जुड़े समाधान भी हैं, क्योंकि हम एक पूरे सिस्टम का हिस्सा हैं। अलग-अलग रूप में कई समस्याएँ चाहे स्वास्थ्य से जुड़ी हों, आर्थिक रूप से जुड़ी हों यानी हेल्थ से जुड़ी हों या सामाजिक रूप से जुड़ी हों, इन सबका समाधान हमारे आस-पास है। और शोध या रिसर्च की बात करें, तो शोध या रिसर्च वही उपयोगी है जो इन समस्याओं का समाधान करे या इन समस्याओं के समाधान करने का प्रयास करें। क्योंकि कोई भी रिसर्च 1 या 2 साल या 3 साल में ऐसा नहीं है कि एकदम किसी भी चीज़ का समाधान हमारे समक्ष ले आए। लेकिन उसकी दिशा तय करती है कि वो इस समस्याओं को खोजने के लिए कितनी आगे जाके कारगर होगी। कई बार शुरू में बहुत सारे ऐसे फेलियर, असफलताएँ हाथ लगती हैं शोध के क्षेत्र में, जहाँ मायूसी कह लो या कई अनेक चीज़ें हैं जो शोध विद्यार्थी उन सब चीज़ों से जिनका आमना-सामना उसकी शोध के दौरान होता है। और कई समस्याएँ की बात करी है तो उसमें से एक समस्या है जो मुख्य रूप से हमारे और इस ग्लोबल जो वर्ल्ड है, एक ग्लोबल विलेज हम जिसको मानते हैं, उसके सामने कैंसर से रिलेटेड है या जो हम फ्यूल इस्तेमाल कर रहे हैं अपने दैनिक जीवन में, उसके उसकी शंकाओं को लेकर है, सस्टेनेबल लाइफ़ को लेकर के है। तो आज के हमारे जो रिसर्च स्कॉलर हैं इस प्रोग्राम के, वो ऐसे ही हैं जिन्होंने पेड़-पौधों के ऊपर काम किया है और उनसे जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ, चाहे वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो या आर्थिक रूप से हमें संपन्न बनाने के लिए हो और खासकर उस जगह पर जहाँ पर जिसको हम बंजर ज़मीन बोलते हैं या बोलते हैं कि ज़मीन किसी काम की नहीं है, वहाँ कुछ नहीं उग सकता, उसको लेकर के उन्होंने राजस्थान में काफ़ी अच्छा काम किया है। तो इस प्रोग्राम में मैं अजय शर्मा एक बार आपका फिर स्वागत करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि रिसर्च या शोध जो आप लोगों तक हम पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं आसान भाषा में, ताकि आप सब लोग उन चीज़ों को जान सकें कि किस तरीके का काम हमारी लैबोरेटरीज़ कर रही हैं, आपके जीवन को आपके जीवन की समस्याएँ या आपके जीवन को सुगम बनाने के लिए। तो हम आज के अपने गेस्ट का स्वागत करते हैं। नमस्कार महेश नमस्कार। कुमार सैनी जी सॉरी डॉक्टर महेश कुमार सैनी जी, नमस्कार, स्वागत आपका हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म में। और जो लोग यहाँ देख रहे हैं, मैं उनको बता दूँ कि महेश जी को इस प्रोग्राम से पहले मैं जानता हूँ, हम एक साथ काम कर चुके हैं एक प्रोजेक्ट में। तो इनका अपनी शोध के अलावा बहुत सारा एग्रीकल्चर में काम है, ये काफ़ी किसानों के बीच घूमते हैं, राजस्थान इनका एक मुख्य एरिया है। इसके अलावा और भी जो कुछ प्रोडक्ट्स हैं, जो एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स हैं, उनके ऊपर इनका अच्छा काम है और इनको काफ़ी अरसे से मैं जानता हूँ। तो सबसे पहले सर मैं आपसे विनती करूँगा कि आप अपना परिचय एक बार मैं तो जितना जानता था उतना बताया, लेकिन आप अगर कुछ एडिशनल बताना चाहें और अभी आपने पीएचडी खत्म किया है अपना और अभी आप क्या कर रहे हैं? तो फिर उसके बाद हम चर्चा को आगे बढ़ाएँगे। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। अजय जी, आपको भी नमस्कार। इस कार्यक्रम नमस्कार। में आने के लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर महेश कुमार, मेरी पीएचडी औषधीय पादपों में एक राजस्थान में पाए जाने वाला पादप बेलेनाइटिस एजेप्टिया का, जिसे हम लोकल भाषा में हिंगोट कहते हैं, उस पर काम किया है मैंने। और साथ में मैंने औषधीय पौधों की खेती कैसे होती है, उनसे प्रोडक्ट कैसे बनने चाहिए, कौन-कौन से प्रोडक्ट हैं, कुछ प्रोडक्ट मैंने खुद ने भी बनाए हैं। उसमें से जैसे स्टीविया की फार्मिंग, नेस जो स्वीट फ्री टू शुगर शुगर फ्री जो टैबलेट बनती हैं डायबिटिक पेशेंट के लिए, तो वो भी फार्मिंग करवाई है मैंने। च्यवनप्राश जो अलग-अलग जड़ी-बूटियों से बनता है, तो च्यवनप्राश भी बनाकर मैंने खुद ने सेल किया है।
और अब की बार मैंने मशरूम फार्मिंग भी की किसानों के साथ में, और इसको आगे कीड़ा जड़ी तक भी लेके जा रहे हैं, जो कैंसर के लिए एक बहुत ही उपयोगी आयुर्वेदिक औषधि है लास्ट स्टेज पर। उसके बाद कीमोथेरेपी स्टार्ट हो जाती है। तो धन्यवाद, आपने मेरे को इस कार्यक्रम में स्वागत। जी, धन्यवाद आपका। तो महेश जी, हम शुरू करें, तो उससे पहले सबसे, क्योंकि हमारा जो इसका प्रोग्राम का उद्देश्य है वो यही है कि लोगों तक चीज़ें आसान भाषा में जाएँ। तो मैं आपसे भी विनती करूँगा कि जितनी भी देर हम इस प्रोग्राम को कर रहे हैं या डिस्कशन कर रहे हैं, तो जो भी टर्मिनोलॉजी आप इस्तेमाल करें वो कोशिश करें ऐसी हो जो सबके एक कॉमन समझ में आ जाए। तो उम्मीद भी है कि आप तो वैसा करेंगे ही, क्योंकि आप अपना रिसर्च का काम ग्राउंड पे भी करते हैं। तो आप पहले भी किसानों के साथ भी उन चीज़ों को शेयर करते ही होंगे। तो सबसे पहले मुझे 2 चीज़ें, आपकी रिसर्च को जब मैंने स्टडी किया या आपसे ऑफलाइन डिस्कशन हुआ मेरा, तो उसमें सबसे पहला 2 चीज़ें हैं जो आप अगर थोड़ा उनके बारे में एक आसान भाषा में बिल्कुल बता पाएँ। पहला है, वो वाले एसिड्स, ओमेगा एसिड उनको बोलते हैं, और दूसरा जो कैंसर के दवाइयों के लिए लाभदायक हो सकते हैं, वो हमें पौधों से यानी प्लांट से किस रूप में मिल सकते हैं, वो कौन से प्लांट हैं, एक तो वो छोटा-सा ब्रीफ में, और दूसरा बायोडीज़ल। इन 2 के ऊपर अगर आप थोड़ा-सा एक बता दें तो एक-एक करके। देखो अजय जी, सभी पौधों में एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसमें वो 4 प्रकार के पदार्थ हैं वो बनाते हैं। हम जिसको सामान्य भाषा में कहें तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, और उसके अलावा उसका आनुवांशिक पदार्थ। ये 4 पदार्थ होते हैं जो कोई भी पेड़ है, कोई भी जीव है इस पृथ्वी पर, वो बनाता है। अब पौधों में क्या है कि वसा बनाने की प्रोसेस वो ज़्यादा होती है, और उस वसा को हम खाते हैं, तेल जी, रूप ए में एक या फिर एक मेरी उस। एक थोड़ा-सा मैं माफ़ी चाहूँगा आपको, एक थोड़ा-सा बीच में रोक रहा हूँ। आप जो ये टर्मिनोलॉजी बात कर रहे हैं, इसका इंग्लिश और हिंदी दोनों का बताते चलेंगे तो शायद ज़्यादा हम आसानी से बता पाएँगे। हाँ, हाँ, बिल्कुल। तो हम इसमें क्या होता है कि पौधे 4 प्रकार के जो मॉलिक्यूल्स हैं, पदार्थ हैं, वो सिंथेसिस करते हैं। तो उसमें हम कह रहे हैं जैसे प्रोटीन है, और कार्बोहाइड्रेट है जिसको हम शुगर वगैरह ये कह सकते हैं, वसा जिसको हम लिपिड कहते हैं, और आनुवांशिक पदार्थ या जेनेटिक मटेरियल। इस प्रकार से ऑर्गेनिज्म इन्हीं 4 जो मेटाबोलाइट्स हैं, पदार्थ हैं, वो सिंथेसिस करते हैं। अब हम बात करते हैं कि वसा के बारे में, कि जिन भी पौधों में जैसे बीज बनते हैं, उन बीजों का ऑयल, तेल हम बार-बार यूज़ करते हैं। कुछ का हम खाने में यूज़ करते हैं, कुछ का पेंट वगैरह में, कुछ के बहुत सारे अलग-अलग उपयोग हैं। जैसे उसको बायोडीज़ल बनाने में, बायोडीज़ल बना के उसको बायोफ्यूल के रूप में काम में लेते हैं। तो ये जो पौधा है जिसमें हम बार-बार कह रहे हैं कि हिंगोट, हिंगोट पौधा भी ऐसा ही है जिसके बीज में से हमने ऑयल निकाला। उस ऑयल में, उस तेल के अंदर कुछ फैटी एसिड, वसा अम्ल पाए जाते हैं, जो कि हमारे हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं। अब ये अच्छे एमिनो अम्ल ये क्या होते हैं, जो कि बार-बार हम एडवर्टाइज़मेंट टीवी पर देखते हैं, उसमें आते हैं कि ओमेगा फैटी एसिड्स। तो ओमेगा फैटी एसिड क्या है कि वो एसिड होते हैं, फैटी एसिड होते हैं जो तेल में पाए जाते हैं, और उनमें कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जो 2 बॉन्ड के साथ, 2 बंध के द्वारा जुड़े होते हैं। तो यदि वो 2 बंध के द्वारा जुड़े होते हैं, इसका मतलब वो असंतृप्त होते हैं, और असंतृप्त वसा अम्ल में क्या होता है कि वो सीधी ये चेन में नहीं होते हैं, वो टेढ़ी-मेढ़ी चेन में होते हैं। हाँ, अब ये टेढ़ी-मेढ़ी थोड़ा-सा का बिल्कुल जी, थोड़ा-सा सर हाँ, मेरा एक बीच में फिर रिक्वेस्ट है, वो हमें इसको मतलब आपको भी और मुझे, हमें दोनों को कोशिश करनी है इसको हमें क्लासरूम में समझ में ही आना चाहिए। बनने हाँ, देना। ऑब्वियसली आप हाँ, बताएँगे ही, क्योंकि आपका इतना उसके ऊपर स्टडी है, आपका मास्टर होगा, पीएचडी होगा। तो लेकिन इसको थोड़ा-सा हम अलग-अलग मतलब करके चलेंगे सेपरेट, तो उतना हाँ, जो आप एडवर्टाइज़मेंट वाला बता रहे थे उस पर थोड़ा, और ये एसिड के ऊपर। हाँ। तो एडवर्टाइज़मेंट में क्या होता है कि ओमेगा फैटी एसिड बहुत सारे कॉस्मेटिक कंपोनेंट में, बहुत सारे कॉस्मेटिक पदार्थों में ये काम आते हैं। अब इसमें क्या होता है कि जैसे कि हम ओमेगा फैटी एसिड खाएँगे, तो क्या होगा कि हमारी स्किन के ऊपर निखार आएगा।
हम कहेंगे कि हमारे बाल नहीं झड़ेंगे, आँखों की रोशनी बढ़ेंगी। इस प्रकार से बहुत सारे एडवर्टाइज़मेंट है जिसमें ओमेगा फैटी एसिड वो पाए जाते हैं। अब ये ओमेगा फैटी एसिड क्या है? हम सीधी भाषा में ये कहें कि फैटी एसिड जो सीधी चेन में पाए जाएँ, एक लाइन में पाए जाएँ, तो हम इनको कहते हैं संतृप्त, या उनकी जो संयोजकताएँ हैं वो पूरी तरह से भरी होती हैं। लेकिन कुछ एमिनो एसिड जो जेड की फॉर्म में ऊपर-नीचे पाए जाते हैं, तो वो ओमेगा फैटी एसिड कहलाते हैं। अब सीधी-सी बात है कि हर एक जीव कोशिका से बना होता है, और कोशिका के चारों तरफ कोशिका झिल्ली पाई जाती है, और कोशिका झिल्ली में ये लिपिड ही पाए जाते हैं, फॉस्फोलिपिड जिसको बोलते हैं हम। अब यदि हम कोई गोला है और फैटी एसिड की सीधी वाली चेन से बनाएँ, तो वो गोला बिल्कुल सर्किल बन जाएगा। लेकिन यदि वही गोला हम जेड वाली चेन से बनाएँ, तो इसका मतलब उसकी परिधि ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, और परिधि ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, तो वो कोशिका अपने और पदार्थों को ज़्यादा अवशोषित कर पाएगी और बाहर छोड़ पाएगी। इसका मतलब उस कोशिका की जो एक्टिविटी है वो ज़्यादा बढ़ जाएगी, काम ज़्यादा करेगी। और यदि कोशिका काम कर रही है, तो हमारा पूरा शरीर एक्टिव होता चला जाएगा, हमारी कोशिकाएँ एक्टिव होंगी, तो हमारा जो स्वास्थ्य है वो ठीक होता चला जाएगा। बस यही निखार आना और हमारा बाल नहीं झड़ना, आँखों की रोशनी बढ़ना, इस प्रकार के हेल्थ बेनिफिट्स हमें मिलते चले जाएँगे। अब दूसरी बात है कि ये ओमेगा फैटी एसिड हैं, जो हमारे कुछ और काम भी आते हैं। जैसे मैंने कहा कि कोशिका झिल्ली के अंदर यदि वो टेढ़ी-मेढ़ी रेखा वाले यदि असंतृप्त वसा अम्ल पाए जाते हैं, तो वो कोशिका झिल्ली को टाइट नहीं होने देंगे, और कोशिका झिल्ली टाइट नहीं होगी तो लूज़ रहेगी, और लूज़ रहेगी तो हार्ट अटैक है वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। वैसे तो हम कहते हैं कि हार्ट अटैक की कोई बीमारी नहीं है, लेकिन हार्ट अटैक बीमारी नहीं है तो कहाँ से स्टार्ट होती है? हमारे खाने से। खाने से हम बिना टाइम के खाते हैं, खाने के बाद लीवर पर इफ़ेक्ट होता है, लीवर अपने पूरे हार्मोन सीक्रेट नहीं कर पाता है, और लीवर डाइजेस्ट नहीं कर पाता है पूरा, और वो उसको अनडाइजेस्टेड बिना पाचित भोजन है वो सीधा ब्लड में डाल दिया जाता है। अब ब्लड में डाल दिया जाता है तो उसके बाद किडनी उसको फ़िल्टर नहीं कर पाती है, और किडनी फ़िल्टर नहीं करेगी तो हार्ट के ऊपर प्रेशर आता है, और प्रेशर आता है और हमारी यदि कोशिका की झिल्ली टेढ़ी-मेढ़ी रेखा वाले वसा अम्लों से नहीं बनी है, या उसमें वो नहीं पाए जाते हैं, तो उसकी लचकपन कम हो जाएगी, और हार्ट प्रेशर ज़्यादा मानेगा और वो फ़ेल हो जाएगा, वो प्रेशर से ब्लड को पूरे शरीर में भेज नहीं पाएगा, और इस तरह से हार्ट अटैक आता है। इसका मतलब हमें अपने खाने-पीने में भी इन अम्लों को, इन ओमेगा फैटी एसिड्स को काम में लेना चाहिए। जी। तो दूसरा है कि ये जितने जैसे इनके कुछ कुछ नाम हैं ओमेगा फैटी एसिड के, जैसे पामेटिक एसिड, ऑलिव ऑयल, लिनोलेनिक एसिड, ऐसे कुछ नाम हैं, जो हमें इतना ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यदि हम कच्चा तेल खाते हैं, तो ये असंतृप्त वसा अम्ल उसमें ज़्यादा होंगे, और यदि उसको फ्राई करके, पकाकर हम खाते हैं, इसलिए हम कहते हैं फास्ट फूड नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उसमें वो तेल है, वो पक जाता है, और पकने के बाद असंतृप्त वाले हैं, वो संतृप्त बन जाते हैं, सीधी लाइन वाले बन जाते हैं, और वो फिर हमारे हेल्थ को प्रॉब्लम करते हैं। ये मतलब पकाकर नहीं खाना और जो हम घर में अभी पद्धति इस्तेमाल करते हैं तेल को खाने की, उसमें कुछ डिफरेंस बताना चाहेंगे थोड़ा-सा क्लियर करके? मतलब घर में हम जैसे इस्तेमाल कर रहे हैं इसमें ये है सीधा-सीधा कि जो फास्ट फूड बन रहा है वो और घर में हम जो एक कोई सब्ज़ी बना रहे हैं, उसमें तेल को हम कैसे 2 अलग-अलग तरीकों से इस्तेमाल कर रहे हैं? देखो, जो आयुर्वेदिक तरीका होता है, जब हम तेल को यूज़ करते हैं, तो क्या करते हैं, जैसे पहले के टाइम में बाजरे की खिचड़ी बनती थी, और खिचड़ी में तेल डाल दिया जाता था और हम सीधा खा लेते थे, तो पकता नहीं था वो। दूसरी चीज़ है कि यदि हम पकाकर खाना चाहते हैं, तो क्या होता था कि पहले फ्राई या उसमें छौंक नहीं लगाया जाता था। सारा मटेरियल सब कुछ पदार्थ डाल दिए, तेल डाल दिया, और छौंक यानी प्रेशर कुकर तड़का। नहीं होता था, वो मंदी हाँ, तड़का हाँ, तड़का नहीं लगाते थे, और एक पात्र में सीधा ही सब कुछ चढ़ा देते थे, और वो धीमी आँच पर पकता रहता था। इससे क्या होता था कि असंतृप्त वसा-अम्ल ऐसे बने रहते थे। आजकल हम एक तो तड़का ढंग से लगना चाहिए, फिर उसके बाद कुकर लगा के उसको और हीट और प्रेशर के ऊपर उसको और डिग्रेड कर देते हैं, तो उसमें बचता कुछ नहीं है, सिवाय हेल्थ खराब करने के। तो इस हिसाब से तो जो हम बाहर से समोसे या पकोड़े या ऐसी कुछ चीज़ें जो तेल एक बार
पकता है, फिर बार-बार पकता ही जाता है, तो और ज़्यादा हमारे लिए हानिकारक मुझे लगता है उस तरीके से होगा। वो तो हमारे लिए समझ लो कि सीधा-सीधा ज़हर ही कहेंगे हम उसको, कि जो सुबह चढ़ाते हैं, शाम तक उसी तेल में समोसे बनाते रहते हैं, दूसरे दिन जो बच गया उसी में दूसरा तेल डालते हैं और फिर बनाते रहते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि वो कितना हानिकारक होगा हमारे लिए। कुल मिलाकर हमने अपनी खुद की आदतें खराब की हैं, जिनके कारण बीमारियों से हम घिरते जा रहे हैं। इसके आगे हम चलें थोड़ा-सा, तो एक बायोडीज़ल की बात हुई थी, तो बहुत छोटे से मतलब अगर आप बताना चाहें बहुत क्योंकि हमारे पास समय की थोड़ी पाबंदी है, तो बायोडीज़ल का अभी क्या सिचुएशन है भारत में और आगे फ्यूचर में क्या इसका रोल हो सकता है? हमारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए और ये पेड़ किस तरह के उपयोगी हैं? देखो, अभी 10% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से इसको वैलिड कर दिया गया है कि डीज़ल के अंदर बायोडीज़ल 10% मिलाया जा सकता है। अलग-अलग जगह पर बायोडीज़ल के पेट्रोल पंप भी खुले हैं। लेकिन क्या था कि जेट्रोपा को उसके लिए यूज़ किया गया था, लेकिन जेट्रोपा के लिए जितना एक्वायर की गई ज़मीनें, उसमें जेट्रोपा की फार्मिंग नहीं हुई है। दूसरी चीज़ है कि उसमें कार्बन वैल्यू जो होनी चाहिए थी, वो भी नहीं मिली। इसलिए हमें और भी अभी आज के टाइम और अनेक ऐसी फसलें देखनी पड़ेंगी, जो कि उससे अच्छे क्वालिटी का बायोडीज़ल बन सकता है। अच्छे क्वालिटी का मतलब है यही ओमेगा फैटी एसिड जिसमें ज़्यादा होंगे, अच्छा बायोडीज़ल बनेगा और ओमेगा फैटी एसिड कम होंगे, तो वो डीज़ल की क्वालिटी, बायोडीज़ल की क्वालिटी कम होती चली जाएगी। यानी कि ये ओमेगा फैटी एसिड आपके दिल को चलाने के लिए और आपके किसी वाहन को चलाने के लिए, दोनों के लिए ये उपयोगी साबित होते हैं, इस तरीके से है। अ, अब बिल महेश जी, क्योंकि बिल्कुल, बिल्कुल। हमारा डिस्कशन पहले भी हुआ, तो आपका जो पीएचडी का टॉपिक है और आपने एक साथ में ये भी बताना है आपने कि पीएचडी आपने कहाँ से अपना रजिस्टर करके कंप्लीट किया है। उसके बाद आप ये ज़रूर बताइए कि एक जो पिता-पुत्र की उदाहरण के साथ आप अपने टॉपिक को बता पाएँ, तो वो एकदम आसान भाषा में, क्योंकि मैंने एक लाइन आपकी सुनी, मुझे तुरंत समझ आ गया। वो एक बार अगर आप बता दें। देखो, मेरा जो पीएचडी का टॉपिक था, वो इसी पेड़ हिंगोट पर था और हिंगोट के बाहरी लक्षणों के आधार पर और उसके आंतरिक आनुवांशिक लक्षणों के आधार पर अलग-अलग जगह पर पाए जाने में किस प्रकार से विभिन्नताएँ आती हैं और उन विभिन्नताओं के कारण किस प्रकार से ये वसा अम्ल ओमेगा फैटी एसिड चेंज होते हैं और वो चेंज होने के बाद बायोडीज़ल की क्वालिटी कैसे होती है, ये मेरा टॉपिक था जो मैंने राजस्थान में पूरा किया है। जी, अब इस चीज़ को हम समझने के लिए, पेड़ों में समझने के लिए हम पहले अपने आप को समझें कि जैसे कि एक माता-पिता के 5 या 6 बच्चे हों। जी, अब जीन तो माता और पिता के ही आए हैं दोनों के। जी, लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि एक बच्चा तो डॉक्टर बन गया, एक बच्चा पहलवानी कर रहा है, एक बच्चा पढ़ ही नहीं पाया। तो उसमें क्या है, तो हम साइंस में ये कहते हैं कि आनुवांशिक पदार्थ तो सबका सेम था। मतलब यानी अंदरूनी जो जेनेटिक पदार्थ जेनेटिक था, बैकग्राउंड तो सेम था। हाँ, जेनेटिक बैकग्राउंड, जेनेटिक मटेरियल तो सेम था सबका और बाहरी जो उसके चेंज हुए, वो उसके पर्यावरण पर निर्भर करते हैं। अब कैसे पर्यावरण? हम कहते हैं उसको सीधा-सीधा माहौल, कि बच्चे के माहौल। अंदर सारे जीन थे, लेकिन वो शराबियों के बीच रहा तो शराब ही पिएगा, जबकि जीन तो उसके जी, अच्छे थे। जी, और यदि वो उसके जीन जीन सबके सेम है, जीन कभी भी किसी संतान के अलग होते हैं, उनमें कुछ विभिन्नताएँ आती हैं, कुछ अम्ल, कुछ प्रोटीन ये बदलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसके पूरे लक्षण ही बदल जाएँगे। ये उसके पर्यावरण चेंज करता है। तो हमने यहाँ पर पेड़ों में भी यही देखा, इस पेड़ में कि जहाँ-जहाँ वो पेड़ पाया जाता है, वहाँ-वहाँ का जो क्लाइमेट है, वो कितना चेंज होता है और वो क्लाइमेट परिवर्तित क्लाइमेट है, वो उस पौधे के जो बाहरी गुण और आंतरिक गुणों तक भी परिवर्तन लाता है क्या? और यदि आंतरिक गुणों तक और बाहरी गुणों तक परिवर्तन लाता है, तो उससे क्या होता है कि उसके वसा जो और उसके तेल की मात्रा, उसकी तेल की क्वालिटी, जो कि हम ओमेगा फैटी एसिड देखते हैं, उनमें भी परिवर्तन होता है क्या? और यदि ये परिवर्तन होता है, तो इसका मतलब बायोडीज़ल की क्वालिटी है, वो भी विभिन्नता उत्पन्न करेगी। जी। तो इस तरह तो से हम सीधा-सीधा कह सकते हैं कि मनुष्य में गुण अच्छे होना, इसका मतलब ये नहीं है कि माता-पिता अच्छे थे, गुण अच्छे होंगे ही होंगे। लेकिन उसको पर्यावरण कैसा मिला, उसके बेस पर भी उस संतति में जो गुण हैं वो विकसित होंगे। इसका एक और नेगेटिव इफ़ेक्ट है कि दोनों माता-पिता वर्किंग में हैं और बच्चा किसी तीसरे पर्सन के पास रहता है।
इसका मतलब माहौल वो क्रिएट कर रहा है उसका। अब यदि वो एक आईएएस उसको पाल रहा है, तो वो वैसी मेंटालिटी डेवलप करेगा उसकी। एक उसको अनपढ़ व्यक्ति पाल रहा है, तो वैसी मेंटालिटी डेवलप करेगा। तो इस प्रकार ये भी एक इफ़ेक्ट देगा कि बच्चा का विकास किस दर से किस रास्ते पर होगा। जी। क्योंकि ये हमारा मेरा अपना खुद का प्लेटफ़ॉर्म है, तो मैं यहाँ से एक मैसेज ज़रूर कन्वे करना चाहता हूँ, कि पिछले प्रोग्राम में भी हमारी बात जब हुई थी बीजू सर से, तो एक बार अनपढ़ता का विषय आया था। अभी फिर हम डिस्कशन कर रहे हैं, तो फिर ये एक विषय हमारे बीच में आ गया। तो इसमें मैं अपनी तरफ से एक बात और क्लियर करना चाहता हूँ कि अनपढ़ता कोई जानबूझकर ऐसा नहीं है कि लोग अनपढ़ रहना चाहते हैं। देश की, राज्य की, सरकारों की ज़िम्मेदारी बनती है कि वो अपने हर एक व्यक्ति को उसका बनता अधिकार शिक्षा का उसको दें, उसको माहौल दें, वो अपना पढ़े-लिखे। कोई भी व्यक्ति किसी भी राज्य में या पूरे देश में देखें तो सरकारों की ज़िम्मेदारी है कि आखिरी व्यक्ति तक भी अगर आप फेल हो गए पहुँचने में, तो आपको फेल ही माना जाएगा, ये ज़िम्मेदारी सरकारों की है। तो ये हमारा अपना एक जिसको कह सकते हैं पॉइंट ऑफ व्यू है अनपढ़ता को लेकर। तो बिल्कुल, महेश जी, एक आपने जो ये स्टडी किया, ये आपने राजस्थान में किया। बिल्कुल सही। जी। लेकिन राजस्थान में आपने किया तो एक चैलेंज आपके सामने या एक चीज़ आपके सामने और इसके लिए आई होगी कि किस तरीके से राजस्थान का काफ़ी लैंड तो वो है जहाँ बारिश भी शायद उतना नहीं है, फिर टेम्परेचर भी हाई जाता है। पानी की मुझे नहीं पता क्या सिचुएशन, क्योंकि राजस्थान सुन के तो हमारे दिमाग में रेत-रेत ही आता है। तो वो उसके बारे में थोड़ा बताइए कि ये जो पेड़ जिसके बारे में आपने स्टडी किया, इसका वहाँ सर्वाइवल कैसे पॉसिबल है और कैसे ये बंजर ज़मीन के लिए बहुत उपयोगी है? देखो ये पौधा जो हमने सेलेक्ट किया, वो इसी बेस पर किया कि राजस्थान में मुख्य रूप से जो ज़मीन है, लगभग 50-60% 60% के आसपास ज़मीन है, जहाँ पर पानी आसानी से नहीं मिलता है। जिसे हम डेज़र्ट लैंड कहते हैं, रेगिस्तानी ज़मीन कहते हैं। जी, अब क्या है कि ऐसी ज़मीन पर हम कोई पौधा लगाएँ और उसको डेली पानी दे देंगे, तो इसका मतलब पानी पर्याप्त है हमारे पास में, तो पौधा जी, आराम से लग ही जाएगा। तो पानी तो नहीं है हमारे पास में, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। जी, तो फिर ऐसी जगह पर ये जो पौधा है, इसमें कैपेसिटी ये होती है कि बारिश के दिनों में इसके बीज लगा दें और ये ऐसी जगह पर लग जाए, तो उसके बाद ये जल्दी से नष्ट नहीं होता। इसको पानी देने की आवश्यकता भी नहीं है। जी। इसमें काँटे होते हैं, तो ये किसान लोग इसको मेड़ के ऊपर अपनी चारदीवारी के रूप में भी लगा लेते हैं मेड़ और यानी ऐसी कि जो ज़मीन जो मेड़ यानी जो चारदीवारी उसकी ज़मीन के चारों खेत तरफ की का जो चारदीवारी। एरिया है। जी, हाँ, हाँ, जी, फेंसिंग। तो फेंसिंग। फेंसिंग के रूप में भी काम में लेते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि यदि ऐसी ज़मीन जहाँ पर कोई वनस्पति नहीं लग रही है, वहाँ पर ये पौधा अपने आप को सर्वाइव कर रहा है, अपने आप को उस अनुकूल कर रहा है ऐसे क्लाइमेट में जहाँ पर पानी नहीं है। तो ऐसी जगह पर उसमें पत्तियाँ आ रही हैं, तो ये कुछ एनिमल्स हैं, वो उसकी पत्तियों को खाकर भी अपना जीवन यापन कर सकते हैं। इसका मतलब डाइवर्सिटी को हम बढ़ा सकते हैं, जी, विविधता को बढ़ा सकते हैं। तीसरी चीज़ ये है कि ऐसी जगह पर किसानों के इनकम का सोर्स भी नहीं होता है, तो वहाँ पर यदि ये पौधे लगाते हैं, तो कुछ साल बाद में इसमें फल आने लगेंगे और फल आने लगेंगे, तो फिर वो उसका ऑयल और बायोडीज़ल बनाकर उसका उपयोग कर सकते हैं। इसके इसके फल में कुछ औषधीय गुण भी पाए जाते हैं, तो ये औषधियों के रूप में भी काम आ सकता है। इसलिए ये पौधा वो है, जो कि बिना पानी के सर्वाइव कर सकता है। रेगिस्तान की जैसी जगह पर एनिमल्स फीडिंग यानी पशुओं के खाने के लिए काम आ सकता है और जी, किसान के लिए रोजगार के अवसर भी प्रदान कर सकता है। जी। यानी कि ये स्वास्थ्य रूप से यानी आपका इकोनॉमिक और हेल्थ 2 जो मेजर हमारी आज की प्रॉब्लम्स हैं, उनके काफ़ी हद तक उनके सॉल्यूशन की तरफ हम बढ़ जाते हैं जब इस तरीके का काम करते हैं। महेश जी, अभी आपने औषधीय प्लांट्स का ज़िक्र किया यानी मेडिसिनल प्लांट्स का आपने ज़िक्र किया। तो उसकी अभी आपने कुछ स्टडी अगर उसका ऐसा कुछ भी आपने उसका उसका स्टडी देखा है कि अभी अभी इंडिया में क्या सिचुएशन है या किस स्टेट में कितना है? या अगर राजस्थान की मैं बात कर लूँ तो कितना इसका अभी लोगों में एक अवेयरनेस है कि हाँ, और क्या इसका इकोनॉमिक का कुछ बेनिफिट ज़्यादा है दूसरी फसलों से?
मैंने इसका कुछ किसानों से जहां-जहां मैंने ये सर्वे करके प्लांट के सैंपल कलेक्शन किए थे, फ्रूट कलेक्ट किए थे, तो वहां पर देखा था कि वहां के आसपास के किसानों से पूछा था मैंने कि आप इस फल को किस काम में लेते हैं, आप इस फल को किस काम में लेते हैं या इस पेड़ को किस काम में लेते हैं। जी, तो कुछ चीजें निकल के आती हैं कि पहला तो ये जो इस पेड़ की लकड़ी है वो बहुत हार्ड होती है और ये बहुत सारे पुराने जमाने के जैसे खिचड़ी कूटने का एक लकड़ी का डंडा होता था, वो बनाने में काम आता था, जिसको मूसल कहते हैं, ओखल जी, मूसल, तो मूसल बनाने के काम आता था। दूसरी चीज ये है कि इसके जो फल होते थे, जो पेट में अल्सर टाइप की प्रॉब्लम या कॉन्स्टिपेशन या कब्जी हो जाती है, तो उसमें भी छोटे बच्चों को घस के दिया जाता था ताकि उसके पेट साफ हो जाए। एक जगह मैंने ये पाया कि वहां पर एक लेडीज थी जो मीणा जाति से लोग होते हैं जिनको वनों में रहने वाले जनजातीय लोग कहते हैं। तो उसने बताया कि ये जो फल है इस